Finally, she replied hesitatingly, I don't know exactly, but I think I could manage it with 400 francs. फ्रैंक्स जैसे अपन रुपीस यूज़ करते हैं इंडिया में, सो वहाँ पर फ्रैंक्स यूज़ होते हैं. He grew a little pale because he was laying aside just that amount to buy a gun and treat himself to a little shooting next summer on the plain of Mantry with several friends. But he said, Very well, I will give you 400 francs and try to have a pretty gown. The day of the ball drew near, and Madame Lucille seemed sad, uneasy, anxious. Her frock was ready, however. Her husband said to her one evening, What is the matter? Come, you have seemed very queer these last 3 days. उसने रिप्लाई करा दैट उसे एग्जैक्टली नहीं पता कितना अमाउंट चाहिए रहेगा, बट वो 400 फ्रैंक्स में मैनेज कर लेगी. उसके हस्बैंड ने थोड़ा सोचा, उसे डर लगा, बट उसने फिर जो अमाउंट अपनी गन खरीदने के लिए रखा था ताकि वो नेक्स्ट समर अपने फ्रेंड्स के साथ जब ट्रिप पे जाएगा तो वहाँ पे शूटिंग के लिए वो गन खरीद लेगा, वो वाला अमाउंट उसने अपनी वाइफ को दे दिया. उसने बोला कि ये लो, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स देता हूँ और तुम एक बहुत अच्छा सा गाउन खरीदना. जैसे जैसे पार्टी के डेज पास आ रहे थे, मैडम लुसाइल वापस से सैड हो गई, अनईजी हो गई, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था. उसकी फ्रॉक रेडी थी जो उसे पार्टी में पहननी है, बट स्टिल जब उसके हस्बैंड ने उससे पूछा कि अब क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, तुम 2-3 दिन से वापस से सैड लग रही हो, ऐसा क्यों? एंड शी आंसर्ड, इट अनॉयज मी नॉट टू हैव अ सिंगल पीस ऑफ ज्वेलरी, नॉट अ सिंगल ऑर्नामेंट, nothing to put on. I shall look poverty stricken. I would almost rather not to go at all. You might wear natural flowers, said her husband. They are quite fashionable at this time of year. For 10 francs, you can get 2 or 3 magnificent roses. She was not convinced. वो रिप्लाई करती है अपने हस्बैंड को कि मेरे पास एक सिंगल पीस ऑफ ज्वेलरी भी नहीं है पहनने को, ना ही कोई ऑर्नामेंट है, कुछ भी नहीं है इस ड्रेस के ऊपर पहनने को, और ऐसा लगेगा कि मैं पुअर हूँ इसीलिए मेरे पास कुछ भी नहीं है पहनने को. तभी उसके हस्बैंड उसे रिप्लाई करते हैं कि तुम नेचुरल फ्लावर की ज्वेलरी पहन सकती हो, वो अभी ट्रेंड में भी है और बहुत फैशनेबल है, अभी कुछ ईयर्स यही चीज़ वर्क कर रही है. और 10 फ्रांस के अंदर तुम्हें 2 से 3 मैग्निफिशेंट रोजेस, बहुत बड़े बड़े अच्छे रोज़ मिल जाएंगे. बट वो तब भी कन्विंस्ड नहीं थी. नो, देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू लुक पुअर अमंग अदर वुमेन हु आर रिच. हाउ स्टूपिड यू आर, हर हस्बैंड क्राइड. गो एंड लुक अप योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर and ask her to lend you some jewels. You are intimate enough with her to do that. She uttered a cry of joy. True, I never thought of it. जब वो कन्विंस नहीं होती है तो वो बोलती है कि नहीं, ये बहुत ही ह्यूमिलेटिंग आइडिया है, बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि रिच वुमेन्स के बीच में पुअर दिखना अच्छा नहीं होता है. देन उसके हस्बैंड उसे बोलते हैं कि तुम्हें अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर के पास जाना चाहिए और उनसे कुछ ज्वेल्स ले लेना चाहिए पार्टी में पहनने के लिए. तुम इतना तो कर ही सकती हो और तुम उनकी इतनी अच्छी फ्रेंड हो कि वो तुम्हें दे देंगी. वो खुशी से बोलती है, ये बात तुमने सही कही, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था.
The next day she went to her friend and told her of her distress. Madame Forrester went to a wardrobe with a mirror, took out a large jewel box, brought it back, opened it, and said to Madame Loisel, "Choose, my dear." She saw first some bracelets, then a pearl necklace, then a Venetian gold cross set with precious stones of admirable workmanship. She tried on the ornaments before the mirror, hesitated, and could not make up her mind to part with them. To give them back, she kept asking, "Haven't you any more?" "Why, yes, look further. I don't know what you like." So next day वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उसे अपनी पूरी बात बताती है। तभी मैडम फॉरेस्टर अपने वार्डरोब के वहाँ जाती है और वहाँ से एक लार्ज ज्वेलरी बॉक्स बाहर निकालती है और वो मैडम लोसाइल के सामने रख देती है और उन्हें बोलती है कि अब तुम चूज़ करो। मैडम लोसाइल कुछ ब्रेसलेट्स देखती है, कुछ नेकलेस देखती है, कुछ सेट देखती है एंड वो तब भी डिसाइड नहीं कर पाती है कि वो कौन सा ज्वेल ले अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग। सो वो हर ज्वेल को यूज़ करने के बाद पूछती है, क्या तुम्हारे पास कुछ और है? तभी मैडम फॉरेस्टर उसे बोलती है कि उसे नहीं पता कि उसे क्या पसंद आएगा। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ black stain box a superb diamond necklace, and her heart throbbed with an immoderate desire. Her hands trembled as she took it. She fastened it round her throat and was lost in ecstasy at her reflection in the mirror. Then she asked, hesitating, filled with anxious doubt, "Will you lend me this? Only this?" "Why? Yes, certainly." Then suddenly मैडम फॉरेस्टर एक ब्लैक स्टेन बॉक्स निकालती हैं जिसमें से एक बहुत ही प्यारा डायमंड नेकलेस बाहर निकलता है और उस डायमंड नेकलेस को देखते से ही मैडम लोसाइल शॉक हो जाती हैं और वो उस नेकलेस को जब अपने हाथों में लेती है तब उनके हाथ भी कांपने लगते हैं और उन्होंने वो नेकलेस अपने गले में पहनकर देखा और उसका रिफ्लेक्शन उनने मिरर में देखा। एंड देन वो एक डाउट के साथ मैडम फॉरेस्टर से पूछती है, क्या ये तुम मुझे दोगी, सिर्फ ये? देन सर्टेनली वो कहती हैं, यस। She threw her arms round her friend's neck, kissed her passionately, and then fled with her treasure. वो सडनली अपनी फ्रेंड से गले मिलती हैं और उन्हें थैंक यू कहती हैं। The night of the ball arrived. Madame Loisel was a great success. She was prettier than any other woman present, elegant, graceful, smiling and filled with joy. All the men looked at her, asked her name, sought to be introduced. All the attaches of the cabinet wished to waltz with her. She was remarked by the minister himself. Then जब वो पार्टी की नाइट आई तो मैडम लोसाइल बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही थी और वहाँ पर जितनी भी वुमेन प्रेजेंट थी उन सब में से ग्रेसफुल, स्माइलिंग एंड बहुत ही जॉयफुल नेचर से मैडम लोसाइल वहाँ दिख रही थी। वहाँ जितने भी मैन थे वो सब उन्हें देख रहे थे और वो ट्राई कर रहे थे कि उनका इंट्रोडक्शन मैडम लोसाइल से हो। एंड इवन जो कैबिनेट मेंबर्स थे वो भी उनके साथ इंट्रोड्यूस होना चाह रहे थे एंड मिनिस्टर खुद उनसे मिलने आए थे।
She danced with rapture, with passion, intoxicated by pleasure, forgetting all in the triumph of her beauty, in the glory of her success, in a sort of cloud of happiness composed of all his homage and admiration, and of that sense of triumph which is so sweet to woman's heart. She left the ball about 4 o'clock in the morning. Her husband had been sleeping since midnight in a little distressed anteroom with 3 other gentlemen whose wives were enjoying the ball. उस पार्टी में जब वो डांस कर रही थी तो वो बहुत खुशी से, बहुत एंथुसियास्टिकली उस एनवायरनमेंट को एंजॉय कर रही थी एंड शी वाज वेरी हैप्पी एंड शी फॉरगॉट ऑल हर टेंशन्स बिहाइंड अ ब्यूटी. वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी और उसको जो वहाँ पर सब एडमायर कर रहे थे और सब उसे पसंद कर रहे थे, उस हैप्पीनेस के लिए उसने अपने सारे गम भुला दिए थे. 4 o'clock in the morning वो उस पार्टी से वहाँ से निकली एंड उसका जो हस्बैंड था मिस्टर लसाइल, वो सो रहे थे मिडनाइट में वहाँ के वेटिंग रूम में. अल्टर रूम मीन्स वेटिंग रूम में विथ अदर 3 जेंटलमैन्स. और भी वहाँ पे 3 जेंटलमैन्स है जो अपनी वाइफ का इंतज़ार कर रहे थे जो उस पार्टी को एंजॉय कर रही थी. He threw over her shoulders the wraps he had brought, the modest wraps of common life, the poverty of which contrasted with the elegance of the ball dress. She felt this and wished to escape so as not to be remarked by the other women, who were enveloping themselves in costly furs. जो मिस्टर लोसाइल थे उन्होंने एक रैप उस मिसेस लोसाइल को दिया एंड मिसेस लोसाइल ने उस रैप को नहीं पहना क्योंकि वो उनकी जो बॉल पार्टी की ड्रेस थी उसके ऑपोजिट जा रहा था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर वो उसे पहनेगी तो जो अदर वुमेन्स हैं जो बहुत कॉस्टली फर्स पहन रही है उन्हें पता पड़ जाएगा दैट दे आर पुअर, क्योंकि उस रैप से पॉवर्टी नज़र आ रही थी. Lucille held her back, saying, "Wait a bit. You will catch cold outside. I will call a cab." Lucille ने उसे बोला कि 2 मिनट रुको, बाहर बहुत ठंड है, मैं एक कैब बुला लेता हूँ. But she did not listen to him and rapidly descended the stairs. When they reached the street, they could not find a carriage and began to look for one, shouting after the cabmen passing at a distance. They went towards the sign in despair, shivering with cold. At last they found on the quay one of those ancient nightcabs which, as they thought they were ashamed to show their shabbiness during the day, are never seen round Paris until after dark. So जब मिस्टर लोसाइल ने उन्हें रुकने के लिए बोला तो उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और वो फटाफट स्टेयर से नीचे उतरकर स्ट्रीट की तरफ बढ़ने लग गई. उन्हें वहाँ आके कोई कैब नहीं मिल रही थी, कोई ट्रैवलिंग व्हीकल नहीं मिल रहा था और वो वहाँ से आगे बढ़ते गए. एक पर्टिकुलर प्लेस पर पहुँचने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग गई और लास्टली उन्हें एक कैब मिली जो पेरिस में बहुत लेट नाइट चलती है और वो बहुत पुरानी कैब्स रहती हैं जिसमें वो डे टाइम में बैठने में उन्हें शर्म आ रही थी बिकॉज शी वॉज थिंकिंग कि वो उनके लिए सही रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा. It took them to their dwelling in the Rue des Martyrs, and sadly they mounted the stairs to their flat. All was ended for her.
As to him, he reflected that he must be at the ministry at 10 o'clock that morning. So, in sitting that cab, वो रूडीज मार्टियर्स पहुँचे और वो अपने फ्लैट की स्टेयर्स पर चढ़ने लग गए एंड वहीं पर उस पार्टी का और उस एन्जॉयमेंट का एंड हो गया। एंड मिस्टर लोसाइल ये सोच रहे थे कि उन्हें उसी मॉर्निंग में 10 o'clock तक अपनी मिनिस्ट्री पहुंचना है, मीन्स अपने ऑफिस पहुंचना है। शी रिमूव्ड हर wraps before the glass so as to see herself once more in all her glory. But suddenly she uttered a cry. She no longer had the necklace round her neck. "What is the matter with you?" demanded her husband. She turned distractedly towards him. I have lost Madame Forrester's necklace," she cried. He stood up, bewildered. "What? How? Impossible." They looked among the folds of her skirt, of her cloak, in her pockets, everywhere, but did not find it. Then जो उन्होंने wrap पहना था, उन्होंने एक ग्लास के सामने खड़े होकर उस रैप को हटाया क्योंकि वो एक बार वापस से अपनी ग्लोरी देखना चाहती थी। पर जैसे ही उन्होंने मिरर में देखा, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी क्योंकि उनके गले में वो नेकलेस मिसिंग था। तभी उनके हस्बैंड ने उनसे पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने उनकी तरफ टर्न होके बोला कि जो मैडम फॉरेस्टर्स का नेकलेस था वो मुझसे खो गया है। वो घबरा कर उठा एंड क्वेश्चन करने लग गया कैसे, कहाँ, कब। उन्होंने उनकी स्कर्ट में भी देखा, उन्होंने उस नेकलेस को हर जगह ढूंढा बट उन्हें वो कहीं भी नहीं मिला। "You are sure you had it on when you left the ball?" he asked. "Yes, I felt it in the vestibule of the minister's house. But if you had lost it in the street, we should have heard it fall. It must be in the cab." "Yes, probably. Did you take his number?" "No." "And you didn't you notice it?" "No." They looked thunderstruck at each other. At last Lucille put on his clothes. Then Mr. Lucille उनसे पूछते हैं तुम श्योर हो कि तुमने बॉल में पहन रखा था जब वहाँ से अपन निकले थे? Then she replies कि आई एम श्योर कि मैंने उसे मिनिस्टर हाउस में फील करा था, बट अगर हमने उसे स्ट्रीट में खोया होता तो हमें उसके गिरने की आवाज़ तो आती, तो वो ज़रूर कैब में गिरा होगा। Yes, that can happen. पर क्या तुमने उसका नंबर लिया था? No. And even not noticed. वो दोनों एक दूसरे को शॉक में देखते हैं एंड फाइनली लोसाइल वापस अपने ड्रेसेस वियर करता है।